हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये हमारा पेपर है 1206 से 1526 AD तक, और इसका एग्ज़ाम CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का 31 मई को होने वाला है। उससे पहले इसके 4 से 5 पार्ट्स आएंगे जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और एग्जाम तक सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर एक निबंध लिखिए या मध्यकालीन भारत को जानने के प्राथमिक एवं साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही कर चुके हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है ऐसे नोट्स के थ्रू। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है, बहुत छोटी सी वीडियो है। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्राथमिक एवं साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। आप या तो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में बीए सेकेंड ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट में जाके भी इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि हमें इस हमारी बुक में या हमारा ये जो पेपर है, हमें इसमें क्या क्या कवर करना होगा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, राइट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं 1206 AD से 1526 AD तक है। ये लगभग हमें 320 वर्षों का मुगल साम्राज्य पढ़ना होता है, ठीक है, या सुल्तानों का राज पढ़ना होता है जो दिल्ली सल्तनत पर हुआ था। इसमें हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हमें हमारे जैसे बुक का नाम ही ये है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास। हमारा पहला टॉपिक भी यही है, मध्यकालीन भारत की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में ये कवर कर चुके हैं नोट्स। इसका सेकंड पार्ट, इसमें हम सेकंड पढ़ेंगे अरब आक्रमण की सफलता के कारण एवं उनके प्रभाव। थर्ड पढ़ेंगे तुर्कों का विकास कैसे हुआ इंडिया में, तुर्कों का उत्थान कैसे हुआ। और इसमें फिर हम इसके बी पार्ट में हम इसके प्रमुख वंश पढ़ेंगे, लाइक जैसे दास वंश पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से 1290 तक रही, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया पढ़ेंगे। खिलजी वंश पढ़ेंगे जो 1290 से 1320 AD तक था, जिसमें हम जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। तुगलक वंश पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 AD, जो सबसे बड़ी डायनेस्टी रही है, जिसमें हम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। फिर हम लोधी वंश पढ़ेंगे 1451 AD से 1526 AD, जिसमें हम बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी पढ़ेंगे। तो आपको इनकी सन याद होनी चाहिए, एक तो इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि आपको स्लेव डायनेस्टी में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं। तो अगर ये बोल दे कि दास वंश में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दास वंश का सन कहाँ से कहाँ तक था, 1206 से 1290 तक, राइट। थोड़ा ये डायग्राम आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मॉडल वगैरह से बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायग्राम के थ्रू तैयारी करेंगे। या तो आप खुद हाथ से नोट्स को अपने हाथ से लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप इनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इन्हें सिर्फ 1 से 2 बार रीड करिए। एग्जाम से पहले 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में इजीली आंसर लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, अरब आक्रमण की सफलता के कारण क्या थे एवं उनके प्रभाव लिखिए, या अरबों की सिंध विजय का संक्षेप में वर्णन करो, इस विजय के क्या परिणाम हुए, राइट। आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। जैसे अरबों के आक्रमण के समय, ठीक है, सबसे पहले अरबों ने किधर आक्रमण किया, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर। कब किया, 636 से 637 में, जो क्या रहा, विफल रहा। हम इस तरीके से पढ़ेंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। ये जिस तरीके से डायग्राम बनना है, आप खुद से वहाँ थ्योरी में लिख के आ सकते हैं, इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दोबारा से अरबों ने आक्रमण किया, किस समय किया, 1636 से 1637 में, जो कि विफल रहा। और कहाँ पर किया, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर। आप जो भी देखेंगे, ज़्यादातर जो भी आक्रमण हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुए। नक्शा तो ये बहुत बेकार बना है, बट यहाँ से हम समझ सकते हैं ये क्या होती है। ये साइड भारत की पश्चिम सीमा होती है, ये उत्तर सीमा होती है, ये पूर्व सीमा होती है, ये दक्षिण सीमा होती है। जो आक्रमण हुए हैं, जो हमारे इधर की तरफ, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, वर्तमान समय में, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर की तरफ से आक्रमण हुए हैं, यही होती है पश्चिमोत्तर सीमा, ठीक है। जितने भी आक्रमण हुए किधर से हुए, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से हुए हैं, राइट। आगे चलते हैं। तो भारत की पश्चिमोत्तर की सीमा पर हुए, तो उस समय 3 हिंदू राजा थे। उस समय क्या थे, 3 हिंदू राजा। कहाँ कहाँ पर थे वो, उत्तर में थे, सिंध में थे और
साओकूट में थे, जो उत्तर और सिंध दोनों के बीच में है, जो उत्तर और सिंध दोनों के बीच में है। राइट, आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप वीडियो को देखिए और खुद भी एक दो बार इन डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। थ्योरी को मत रटिए, मॉडल से, बुक से एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इस समय बहुत कम टाइम है, फैक्ट देखिए जैसा कि इसमें लिख रहा है, ठीक है। सिर्फ एक या दो बार ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो कहाँ पर थे? 3 राजा थे, कहाँ पर? उत्तर में, सिंध में, साओकूट में। जब ये विफल रहा, बट 1711 ईस्वी में दोबारा से आक्रमण किया अरबों ने। इस बार मोहम्मद बिन कासिफ के नेतृत्व में हुआ। क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिफ के नेतृत्व में हुआ ये आक्रमण, और ये सिंध में ये सफल रहा। ये आक्रमण फिर सिंध में सफल रहा। ये यहाँ पर ये आक्रमण लिखा है, मैंने जहाँ पर ये स्टार लगाए, ये स्टेटमेंट है। आप कोशिश करिए कि स्टेटमेंट याद कर लें। जैसे कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण इतिहास की एक रोमांचकारी घटना है। क्या है? इतिहास की एक रोमांचकारी घटना है। जब इस तरीके से आप कुछ फैक्ट भी रख देंगे, आप ऐसा डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं, उसके बाद थ्योरी लिख सकते हैं, जिससे आपके और ज़्यादा कॉपी में पेज वगैरह फिल हो जाएंगे। बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 पेज में होना चाहिए। इसी तरीके से आप एग्जाम में अपने पेजों को भर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इसलिए ये भारत आक्रमण के लिए मुस्लिम इतिहास में विशेष महत्व रखता है। राइट, अब आगे चलते हैं। अरबों के सिंध पर आक्रमण के क्या कारण थे, कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण आखिर किया क्यों? ठीक है, ये देखते हैं हम। सिंपल है, साम्राज्य को हर कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है। ऐसे जो अरबी थे वो अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे, ये एक कारण हो गया। भारत को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो भारत की धन संपत्ति से आकर्षण हुआ इन्हें, तो ये आक्रमण करने आए, भारत पर कब्जा करना चाहते थे। धार्मिक उत्साह, ये अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इस्लाम धर्म का। चौथा है तत्कालिक कारण। यह एक तत्कालीन कारण था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तत्कालिक कारण यह था कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने उपहार भेजा। किसे भेजा? ईरान के गवर्नर हिजाज को। जो श्रीलंका के, दोबारा देखते हैं, जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने उपहार भेजा। किसे? ईरान के गवर्नर हिजाज को, ठीक है। बट इनका जो उपहार जाना था श्रीलंका का, ये किससे गए? सिंध के बंदरगाह से गया, जो कहाँ पर पड़ता है? देवल में। किससे गए उपहार? सिंध के बंदरगाह से, जो कहाँ पड़ता है? देवल में। बट वहाँ क्या हुआ कि समुद्री डाकुओं ने इनके उपहार लूट लिए। समुद्री डाकुओं ने क्या करा? इनके उपहार लूट लिए। तो ये जो हिजाज है, ईरान के गवर्नर ने बोला, उस समय वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। तो दाहिर से हिजाज ने बोला कि आप हमारी जो हमें लूटा गया है, आप उसकी भरपाई करिए। पर दाहिर ने बोल दिया कि मेरा डाकुओं से कोई संबंध नहीं है, मैं भरपाई नहीं करूँगा। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए हिजाज के जो वहाँ पर सुल्तान थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने दाहिर पर हमला कर दिया एक बहुत बड़ी सेना लेके, जिससे 711 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। राइट, दोबारा देखिए, श्रीलंका के राजा थे जिन्होंने उपहार भेजा ईरान के गवर्नर हिजाज को। वहाँ कहाँ से गया ये हमारे उपहार? कहाँ से गए? बंदरगाह गए। बंदरगाह से जो देवल में पड़ता है, जहाँ बीच में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और दाहिर, उस समय दाहिर सिंध के राजा थे जिन्होंने इस लूट को देने से मना कर दिया, कि ये बोल दिया कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। राइट, ये रीज़न थे। अब है विजय के कारण क्या थे, कि भारत सिंध पर विजय के क्या कारण थे? सबसे पहला, मोहम्मद बिन कासिम एक कुशल योद्धा था या सेनापति था। दूसरा, दाहिर की एक रानी और कुछ देश विरोधियों मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए। कौन? दाहिर की कोई एक रानी और कुछ देश विरोधी लोग। राइट, जो थर्ड कारण था, राजा दाहिर की अलोकप्रियता। राजा दाहिर जनता में बहुत प्रिय नहीं थे, जिससे जनता में उनका विश्वास नहीं था। राइट, ये तो हो गए कारण। अब इनके क्या प्रभाव पड़े? जब हम युद्ध वगैरह करते हैं, क्या प्रभाव पड़े? सबसे पहला प्रभाव है, सिंपल बात है, उस समय से अरबों के आक्रमण से इस्लाम का प्रसार होने लगा। अरबों ने भारतीय दर्शन सीखा, ज्योतिष सीखी, वैद्य सीखा, गणित आदि का भी अध्ययन किया। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा इसका परिणाम हुआ कि अनेक हिंदू जजिया कर से बचने के लिए मुस्लिम बन गए। क्या? अनेक हिंदू जजिया कर से बचने के लिए मुस्लिम बन गए। राइट, आगे चलते हैं। अब हमारा वो खत्म हो गया अरबों का शासन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां बताइए, या कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र एवं सफलताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्या वह दास वंश का वास्तविक संस्थापक था? आप इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू इन्हें प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इनके याद करने की कोशिश करिए, जिससे आपको इसमें, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं, तो एग्जाम में अगर आपको इसका 30 से 40% भी याद रहता है
तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं हम, धीरे धीरे हम सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा। 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ऐबक का प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे कि ऐबक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। सूबेदार के रूप में इन्हें क्या सफलताएं प्राप्त हुई। ऐबक का राज्यरोहण और कठिनाइयाँ। ऐबक के कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने के समय क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। ऐबक की क्या सफलताएं थी। ऐबक का चरित्र एवं मूल्यांकन देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऐबक का प्रारंभिक जीवन। ऐबक का प्रारंभिक जीवन, तो यहाँ पर ये ऐबक है। ऐबक का जन्म कहाँ हुआ? तुर्किस्तान में हुआ। बचपन में ही इसे खरीद लिया गया। किसने खरीदा? एक काजी ने खरीदा। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने इसे मोहम्मद गौरी को बेच दिया। दोबारा देखिए, ऐबक का जन्म कहाँ हुआ? तुर्किस्तान में हुआ। बचपन में ही इसे खरीद लिया गया। किसने खरीदा? एक काजी ने खरीदा। और काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने इसे मोहम्मद गौरी को बेच दिया, राइट। ये तो इनका प्रारंभिक जीवन रहा कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम कैसे बना, ये आपको पता चल गया। अब इसे सूबेदार के रूप में क्या सफलताएं प्राप्त हुई। तो सूबेदार के रूप में इसकी सफलताएं थी 1192 से 1206 तक। ये एक साथ तो सुल्तान बन नहीं गया दिल्ली का, जिसने दिल्ली के सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पर एक साथ सुल्तान नहीं बना, इससे पहले कुछ होगा। तो 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अनेक सफलता प्राप्त की, ठीक है, अनेक सफलताएं प्राप्त की। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे पहला है, ये मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखा है, कन्नौज पर आक्रमण। तो कन्नौज पर आक्रमण 1194 में हुआ। तो गौरी ने आक्रमण किया किस पर? कन्नौज पर। तो संयोग किसने किया? ऐबक ने। और उस समय राजा कौन था? कन्नौज का जयचंद राजा था। ये युद्ध स्थान कहाँ हुआ? चंद्रावर में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रावर में किसके बीच में युद्ध हुआ, या गौरी कन्नौज पर आक्रमण के समय ऐबक का क्या योगदान रहा, ठीक है। तो हम दोबारा देखते हैं। कन्नौज पर आक्रमण किया, कब किया? 1194 में गौरी ने आक्रमण किया कन्नौज पर। फिर सहयोग दिया ऐबक ने, और उस समय राजा कौन था जिन्हें हराया, पराजित किया? जयचंद राजा था। युद्ध स्थान क्या था? चंद्रावर, ठीक है। और ये तो हो गया पहला, इनकी सफलता हो गई सूबेदार के रूप में। दूसरी सफलता थी इनकी मेड़ों का दमन, और तीसरी सफलता थी कालिंजर पर आक्रमण। तीसरी सफलता थी कालिंजर पर आक्रमण। आपको इन्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनकी हेडिंग याद रखिए, राइट। आगे चलते हैं। अब ऐबक का राज्यरोहण एवं कठिनाइयाँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। सबसे पहली समस्या थी दास मुक्ति का प्रमाण पत्र। इस्लाम में ये माना जाता था कि अगर एक दास सुल्तान नहीं बन सकता, क्या इस्लाम में यह माना जाता था कि एक दास सुल्तान नहीं बन सकता, तो उसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी कि उसे मुक्ति पत्र मिले दास से। दूसरी कठिनाई थी कि गौरी के अनेक दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह और भी दास थे जो राजा सुल्तान बनना चाहते थे, जैसे कि एल्दोज हो गया, कुबाचा हो गया, अली मर्दान खान हो गया। तो ये सभी सुल्तान बनना चाहते थे, तो इनके बीच में युद्ध वगैरह हो रहे थे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। और तीसरा था उत्तर पश्चिमी सुरक्षा की समस्या। इससे पहले हम उत्तर पश्चिमी सुरक्षा देख चुके हैं, तो उसकी भी समस्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर पश्चिमी की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए था, राइट। अब एक ये है यहाँ पर, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठकर मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि ली। सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं ली? क्योंकि दास को सुल्तान नहीं मानते थे इस्लाम में, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठकर मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की, राइट। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं। फिर ऐबक की सफलताएं क्या थी? ऐबक की सफलताएं विरोधियों का दमन था। ऐबक की सफलताएं यल्दोज का दमन था। यल्दोज कौन था? गजनी का शासक, उसका दमन। दास्ता मुक्ति का प्रमाण पत्र जो उसे 1208 में मिला। कैसे मिला? गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को एक पत्र लिखा और कहा यदि वह उसे दास्ता मुक्ति पत्र देकर भारत का स्वतंत्र सुल्तान मान ले, कि गयासुद्दीन ऐबक को क्या मान ले? भारत का स्वतंत्र सुल्तान मान ले, कि वो दास नहीं है, तो वह उसकी ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध सहायता करेगा। किसके विरुद्ध सहायता करेगा? ख्वारिज़्म शाह। अभी आप सिर्फ ये वर्ड याद रख लीजिए, ख्वारिज़्म शाह। इससे डिटेल में जाने के लिए और बहुत टाइम लगेगा, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने, इनकी सफलता थी एक बंगाल के विद्रोह का दमन किया, जहाँ पर अली मर्दान खान था। हिंदुओं के विद्रोह का दमन किया, जो हिंदू राजा थे वो भी बार बार विद्रोह कर रहे थे, उनका दमन किया, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इल्तुतमिश के योगदान की चर्चा कीजिए। इल्तुतमिश की समस्याओं का वर्णन करो।
तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। कब तक? 1211 से 1236 ईस्वी तक। आप इन्हें 2 से 3 बार सिर्फ ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए और इनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 2 से 3 बार इन्हें पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं इनका प्रारंभिक काल। तो इल्तुतमिश क्या था? इल्बरी तुर्क था, राइट। भाइयों ने ईर्षावर्ष इसे बेच दिया। इसे बेचते बेचते इसे 2-3 जगह बेचा गया, पर अंत में इसे ऐबक ने खरीद लिया, ठीक है। तो ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ऐबक भी दास था, इल्तुतमिश भी दास था, राइट। ऐबक किसका दास था? ऐबक गौरी का दास था। और इल्तुतमिश किसका दास है? इल्तुतमिश ऐबक का दास है, ठीक है। इल्तुतमिश क्या था? इल्बरी तुर्क था, जिसे भाइयों ने ईर्षावश बेच दिया और अंत में इसे ऐबक ने खरीद लिया, राइट। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को हराकर 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जिस ऐबक ने उसे खरीदा, उसकी मृत्यु के बाद उसी के पुत्र आराम शाह, ऐबक के ही पुत्र आराम शाह को हराकर 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी किसने प्राप्त की? इल्तुतमिश ने गद्दी प्राप्त की, राइट। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा कि वह एक दास का दास था। क्या? कि वह एक दास का दास था और अपनी योग्यता के बल पर ही वह इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने में सफल हुआ, राइट। तो इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? तुर्की अमीरों की समस्या। वो इल्तुतमिश दास था तो तुर्की अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे। राजपूत राजाओं का विरोध, ये हमेशा चलता रहा है, राजपूत राजाओं का विरोध। तो साम्राज्य का विभाजन, कि इल्तुतमिश के प्रबल विरोधी कौन थे? जो मोहम्मद गौरी के हमने अभी पढ़ा उनके गुलाम थे, जैसे कुबाचा हो गया जो सिंध पर, जिसका सिंध में मुल्तान के गवर्नर था। ताजुद्दीन यलदौज हो गया जिसका गजनी के सूबेदार था। तो ये इल्तुतमिश को हटाकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, राइट। आगे चलते हैं। सीमा सुरक्षा की समस्या बहुत बड़ा कारण था। असंगठित और दुर्बल राज्य, जो वास्तव में ऐबक ने जिन साम्राज्य का निर्माण किया वह सुव्यवस्थित नहीं था। क्या था? सुव्यवस्थित नहीं था। अब समस्याओं का समाधान देखते हैं। समस्याओं का समाधान कैसे किया होगा? जो समस्याएं अगर उन्हें ही खत्म कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे अमीरों का दमन कर दिया, यलदौज का दमन कर दिया, जो गजनी का शासक था उससे युद्ध वगैरह लड़ा तो दमन खत्म हो गया। कुबाचा का दमन कर दिया। मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा कैसे की? तो जो चंगेज खां मध्य एशिया का क्रूर एवं बर्बर मंगोल नेता था। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्या? मंगोल ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण क्यों किया? अब ये देखते हैं। ख्वारिज्म के शाह कौन थे? जलालुद्दीन मकबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मकबरनी। उनके पीछे क्या आया? चंगेज खां सिंध प्रदेश पहुंचा। दोबारा देखते हैं हम। ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मकबरनी के पीछे चंगेज खां कहाँ आया? सिंध प्रदेश पहुंचा। लेकिन इल्तुतमिश ने मकबरनी को शरण देने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो चंगेज खां से युद्ध या बैर नहीं लेना चाहते थे, जिससे इल्तुतमिश को चंगेज खां की सहानुभूति प्राप्त हुई। और इसका परिणाम यह हुआ कि चंगेज खां वापस लौट गए, उन्होंने भारत पर हमला या आक्रमण नहीं किया, राइट। दोबारा देखते हैं क्या था। एक बहुत बड़ा कारण था ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मकबरनी, जिनके पीछे चंगेज खां आया, सिंध प्रदेश पहुंचा चंगेज खां, लेकिन इल्तुतमिश ने मकबरनी को शरण नहीं दी, जिसका परिणाम क्या हुआ? चंगेज खां लौट गया, उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। अब आगे चलते हैं। इल्तुतमिश की सफलताएं क्या हैं? इल्तुतमिश की सफलता, पहला है राजपूतों पर विजय। और सर्वप्रथम रणथंभौर पर जीता। सर्वप्रथम कहाँ जीता? रणथंभौर को जीता। बंगाल विजय। अब बंगाल विजय देखते हैं। अली मर्दान खां की मृत्यु के बाद बंगाल में एक अमीरों ने एक शासन कर लिया, जो हिसामुद्दीन, आप ये नाम याद भी रख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं, किसी अमीर ने शासन कर लिया, ठीक है। क्या? अली मर्दान की मृत्यु के बाद, अली मर्दान आप देख सकते हैं क्या था? गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो अली मर्दान की मृत्यु के बाद बंगाल पर ये कब्जा कर लिया किसने? एक अमीर ने, जिसे हराकर बंगाल पर विजय प्राप्त की, ठीक है। बंगाल पर ऐसे विजय प्राप्त की। अब देखते हैं 40 गुलामों के दल का निर्माण। तीसरी सफलता थी इनकी 40 गुलामों के दल का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने स्टार लगा रखा है, क्वेश्चन आ सकता है
कि 40 गुलामों के दल के निर्माण से क्या तात्पर्य है, या ये किसने व्यवस्था अपनाई। तो इल्तुतमिश ने अपने स्वामी भक्त और विश्वास पात्र गुलामों में से 40 योग्य एवं बुद्धिमान गुलामों का एक संगठित दल बनाया, जो इतिहास में चहलगान या 40 नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या? 40 गुलामों का गुट बनाया जो 40 नाम या चहलगान नाम से प्रसिद्ध हुआ। राइट, आगे चलते हैं। खलीफा से प्रमाण। तो इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीर बिल्लाह से 1229 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान होने के प्रमाण की मांग की। तो उन्होंने ही इल्तुतमिश को सुल्तान हिंद एवं शाही पोशाक प्रदान की। शाही पोशाक प्रदान की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश को सुल्तान हिंद की उपाधि किसने प्रदान की। तो बगदाद के खलीफा उल मुस्तसीर बिल्लाह ने। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। राइट, आगे चलते हैं। आगे नहीं है, हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वो मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, और हमने अरबी शासन पढ़ लिया, अरबों का सिंध पर आक्रमण पढ़ लिया, हमने ऐबक पढ़ लिया, हमने इल्तुतमिश पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। इसी तरीके से इसके सिर्फ 4 से 5 पार्ट आएंगे। इतने में हमारी हिस्ट्री का टोटल कवर हो जाएगा। इसके अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बट जो मैं यहाँ पर स्टार लगाती हूँ बॉक्स में, आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा, उनसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।